और पावरफुल टेक्निक है जो ऑरा का यूज बिल्कुल नहीं करता। ड्यूक ने एक्सप्लेन किया कि स्पेशल आर्ट एक स्पेशल टेक्निक होती है जो एक नाइट अपने पीक पर पहुंचने के बाद पर्सनली डेवलप करता है। आमतौर पर ये ड्रैगन स्लेइंग आर्ट्स का एक एप्लीकेशन या स्पेशलाइजेशन होता है, इसलिए इसमें ऑरा का प्रॉपर यूज जरूरी है। लेकिन क्योंकि गेल आर्ट्स बॉडी की ट्रेनिंग को इंपॉर्टेंस देती है, ड्यूक ने अपने स्टूडेंट्स को एक डेमोन्स्ट्रेशन देना चाहा। इसलिए उसने जीक से कहा कि वो सही से ऑब्जर्व करे। अचानक जिस फ्लोर पर वो खड़ा था वो एक सिंपल जंप की फोर्स से क्रैक हो गया। जीक ने अपनी पूरी कोशिश की कि ड्यूक की इंसेन स्पीड को ट्रैक कर सके। कुछ ही सेकंड्स में गेल नाइट पूरे अरीना में घूम गया और उसकी स्पीड इतनी थी कि उसके आफ्टर इमेजेस भी आंखें देख नहीं पा रही थीं। फिर वो उसी जगह वापस आकर लैंड हुआ जहां से शुरू किया था। उसने पसीना तक नहीं बहाया। जब पूछा गया कि क्या उसने मूवमेंट्स देखी, जीक ने पूछा कि क्या वो खुद ट्राई कर सकता है। ड्यूक ने हैरत से पूछा कि क्या बच्चा दोबारा नहीं देखना चाहता। पागल आदमी हंस पड़ा और जीक के कॉन्फिडेंस की तारीफ की जो एक ब्लैक नाइट की याद दिलाता था, और उसने बच्चे को ट्राई करने की इजाजत दे दी। जीक आगे बढ़ा और पोजीशन ली। उसने दिमाग में अपने मास्टर की मूवमेंट्स को रिप्ले किया जैसे मास्टर ने करके दिखाया था। उसका पहला स्टेप ब्लैक नाइट के फुटप्रिंट के ऊपर एक गड्ढा छोड़ गया। टेक्निक एक बार देखने के बाद उसने ड्यूक के मूवमेंट पैटर्न को परफेक्टली किया। अब जब वो अपने मास्टर की मूवमेंट्स और ट्रैजेक्टरी को डायरेक्टली कॉपी कर रहा है, वो चीजें देखने लगा जो पहले नहीं दिख रही थी। साफ पता चल रहा है कि ये स्टेप्स ऐसे लिए गए जैसे वो किसी के साथ स्पार कर रहा हो। कुछ पैटर्न्स अटैक, डॉज, डिस्टेंस क्लोज करने और डिस्टेंस क्रिएट करने के लिए यूज हो रहे थे। हर एक स्टेप का कोई ना कोई मकसद था। फाइनल पोजीशन में पहुंचकर जीक धीरे रुका। ड्यूक को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसे पता था कि बच्चा गिफ्टेड है, लेकिन एक हफ्ते पहले वो इतना अच्छा नहीं था। ऐसा क्या हो गया था कि एक हफ्ते में उसका पोटेंशियल इतना ज्यादा बढ़ गया। डिफरेंस बिल्कुल हेवन और अर्थ जैसा था। ड्यूक ने ऐसा कुछ कभी नहीं देखा था। उसने कभी ऐसी परफेक्शन नहीं देखी। लेकिन जीक ने मुड़कर अपना अहंकार दिखाकर सब कुछ खराब कर दिया। अगर जीक अपने अहंकार को कंट्रोल में रख सके तो वो परफेक्ट हो सकता है। ड्यूक ने मजाक में उसे हेडलॉक में पकड़ लिया और उसे तंग किया कि वो रोया था, और फिर लगभग परफेक्टली डेक्स्टर की स्किल कॉपी कर ली। टाइम बीत गया जब से ड्यूक ने उसे ट्रेन करना शुरू किया। आज जीक को एकेडमी डाइनिंग हॉल में देखा जा सकता है। उसके प्लेट पर मीट, सी फूड, ब्रेड और हर वो चीज थी जो कैंटीन में मिल सकती थी। उसे गेल नाइट का अप्रेंटिस बने 1 महीना हो चुका है और लगातार ट्रेनिंग की वजह से उसकी भूख बढ़ती ही जा रही है। आज उसका लंच इंटरप्ट हुआ जब इंस्ट्रक्टर आंड्रे ने पूछा कि क्या वो कुछ टाइम बात करने के लिए निकल सकता है, क्योंकि आंड्रे का स्केड्यूल बिजी है। जीक ने आंड्रे से कहा कि वो जो बात करना चाहते हैं वो यहीं और अभी शुरू करें। आंड्रे के पास एक सिंपल सवाल था। वो जानना चाहता था कि जीक ने सर डेक्स्टर को कैसे कन्विंस किया, क्योंकि आंड्रे अभी तक ड्यूक का ऑफिशियल डिसाइपल नहीं बना पाया। इस समय ये खबर कि जीक को एक्सेप्ट कर लिया गया है ने शायद उसे थोड़ा परेशान कर दिया। अपनी प्लेट पर खाना खाते हुए जीक ने जवाब दिया कि उसने कुछ खास नहीं किया और सर डेक्स्टर ने उसे अपने आप चूज किया। आंड्रे को ऐसे जवाब से गुस्सा आया। उसने जीक को गुस्से से देखा। उसने ये कंक्लूजन निकाल लिया कि जीक को सिर्फ इसलिए डिसाइपल बनाया गया है क्योंकि वो एक प्योर ब्लड अवेकनर है। हमारे हीरो को यह आरोप बिल्कुल पसंद नहीं आया। उसने अपना खाना खत्म किया और सेंचुरी के जीनियस को इस कड़वी सच्चाई को मानने का कहा। जीक इस बात की तरफ इशारा किया कि आंद्रे एक कुएं का मेंढक है जो सिर्फ खुद को ही पावरफुल समझता और हर चीज के लायक नहीं। यह बात इंस्ट्रक्टर को बिल्कुल पसंद नहीं आई। उसके हाथ गुस्से से कांपने लगे। उसने जीक को कैडेट कहकर उसकी जगह दिखाने की कोशिश की, लेकिन लड़के ने अपनी बात खत्म नहीं की। उसने आंड्रे से पूछा कि क्या वो मानता है कि सर डेक्स्टर इस टाइप का आदमी है जो डिसाइपल को सिर्फ इस रीजन के लिए चूज करेगा। जीक ने इस बात पर जोर देकर कहा कि वो अपनी ब्लड लाइन को फाउंडेशन के तौर पर यूज करके डिसाइपल नहीं बना। ये उसकी अपनी एबिलिटीज की वजह से है। फिर उसने आंड्रे को कुछ वैल्यूएबल एडवाइस दी। अपना टाइम ईगो को सेटिस्फाई करने में बर्बाद करने के बजाय शायद उसे कुछ मेहनत करनी चाहिए ताकि उसे भी चूज किया जाए। आंड्रे जितना भी गुस्सा था, उसने माना कि कैडेट के इन वर्ड्स में कुछ तो सच्चाई है। बाद में उसी दिन वेस्टर्न ग्रीन हाउस अरीना में 2 की जगह 3 लोग थे। कोई जीक और ड्यूक से पहले पहुंच गया था और ट्रैक पर ऐसे दौड़ रहा था जैसे उसकी जिंदगी का सवाल हो। जीक ने अपने मास्टर से पूछा कि क्या हो रहा है, लेकिन गेल नाइट भी कंफ्यूज था। उसे नहीं पता कि इंस्ट्रक्टर आंड्रे को क्या हो गया, लेकिन वो बेचैन होकर यह मांग कर रहा था कि अगर वो ड्यूक के साथ रहकर सीख सके तो वो सर्वेंट बनने को भी तैयार है। ओल्ड नाइट ने मजाक में कहा कि अगर वो 300 चक्कर बिना ऑरा के दौड़ सके तो वो उसे अपने साथ रख लेंगे, और यही वजह है कि आंड्रे ऐसी हालत में है। ड्यूक आंड्रे के इस नए जोश पर हैरान था। इसी तरह जीक भी हैरान था कि ये आदमी सिर्फ एक सेल्फ राइटस नर्ड नहीं है। ऐसा लगता है कि एकेडमी के जीनियस में गट्स हैं। आज एकेडमी के हर स्टूडेंट को फील्ड पर लाइन बनाने के लिए बोला गया है। आज एक स्पेशल दिन है। ये पेट्रियार्क के विजिट का दिन है। स्टैलियंस की स्ट्रॉन्ग स्ट्राइड्स ने कैंपस के बाहर गरज मचा दी। एक लैविश कैरेज जिस पर ड्रेकर फैमिली का सिंबल था कैंपस के अंदर आई। गार्ड्स ने सभी को पेट्रियार्क के आने की इन्फॉर्मेशन दी। एकेडमी का मोटा डीन हावर्ड ड्रेकर ने अपने लोगों को तैयार होने का ऑर्डर दिया ताकि वो अपने सुप्रीम लीडर का स्वागत कर सके। वो गेट के सामने खड़ा हुआ, यह कंफर्म करते हुए कि वीआईपी को सबसे पहले वहीं दिखे। जब पेट्रियार्क कैरेज से बाहर आया तो हावर्ड ने उसे रिस्पेक्ट देते हुए वेलकम किया। नाइट्स ने भी अपनी ब्लेड्स उठाकर रैंक के मुताबिक घुटने टेक कर रिस्पेक्ट दिखाई। पेट्रियार्क बिल्कुल 12 नून पर पहुंचा और एकेडमी का बेल आज के इस खास मौके पर जोर से बज उठा। मास्टर ड्रेकर अनमैच्ड ऑरा और ड्रिप के साथ चल रहे थे। उनकी मौजूदगी में हर कोई उनके लिए रिस्पेक्ट को महसूस कर रहा था। उन्होंने हावर्ड का शोल्डर पकड़कर उसकी मेहनत की तारीफ की। ये गीगाचद आर्थर ड्रेकर हैं, 3rd ट्रांसेंडेंट हाउसहोल्ड के लीडर, ड्रैगन स्लेयर ड्रेकर के पेट्रियार्क। हावर्ड ने सुझाव दिया कि वो अंदर चलें क्योंकि आज धूप बहुत तेज है, लेकिन आर्थर अपनी मर्जी से चलना पसंद करते हैं। गेट के करीब कुछ स्टूडेंट्स ने पेट्रियार्क को जब अपनी आंखों से देखा तो हैरान रह गए। आखिरकार आर्थर ड्रेकर ने रोशनी में कदम रखते हुए एकेडमी के स्टूडेंट्स के सामने अपना चेहरा दिखाया। उन्होंने यंग ड्रैगन स्लेयर्स को मुखातिब किया जो उनके सामने लाइन अप थे, क्लैन की उम्मीद और फ्यूचर। उन्होंने स्टूडेंट्स से कहा कि वो हार्ड ट्रेन करें और ज़्यादा ट्रेन करें, क्योंकि उनका डेवलपमेंट फैमिली का डेवलपमेंट होगा। उनके एनकरेजिंग वर्ड्स और डोमिनेटिंग प्रेजेंस से इंस्पायर होकर स्टूडेंट्स ने उनका सिंपल स्पीच दिल से लिया और जोश से जवाब दिया। जब धूप और ज़्यादा चमकने लगी, आर्थर ने मुड़कर हावर्ड को ऑर्डर दिया कि उसे अंदर ले जाए। बंद दरवाजों के पीछे जीक को सभी नाइट्स के लीडर, ड्रैगन स्लेयर के नाम के गार्डियन और अपने फादर से मिलने के लिए बुलाया गया।
आर्थर ने उसके चमक दमक और ओल्ड फैशन रिस्पेक्ट दिखाने के तरीके पर हंसी उड़ाई। आजकल ये बहुत कम देखने को मिलता है। 2 कप्स चाय लेने के बाद आर्थर ने अपने बेटे से बैठने को कहा। उन्होंने सुना था कि उनका बेटा चाय पसंद करता है, इसलिए उन्होंने कुछ रेयर टी तैयार करवाई है, उम्मीद करते हुए कि ज़ीक को पसंद आएगी। हालांकि ये एक फादर का प्यार दिखाने का एक तरीका लग रहा है। ज़ीक को पता है कि पेट्रियार्क को उसकी परफॉर्मेंस की खबर मिल रही है, इसलिए वो ऐसा कर रहा है। एक कहावत है कि शायद कुछ चीज़ें एम्परर को नहीं पता हों, लेकिन कोई चीज़ ऐसी नहीं जो एक ड्रेकर को नहीं पता। ज़ीक अब इस कहावत की सच्चाई को महसूस कर रहा है। आर्थर ने माना कि उन्होंने ज़ीक को बुलाया है क्योंकि सुना है कि ड्यूक ने उसे डिसाइपल बनाया है। जैसा एक्सपेक्टेड था, पेट्रियार्क इधर उधर की बातें करने वाले नहीं हैं, वो सीधे पॉइंट पर आना पसंद करते हैं। जैक ने पूरी बात को नजरअंदाज करते हुए कहा कि ड्यूक उस पर एक बड़ा एहसान कर रहे हैं। आर्थर अपने बेटे के गोल को नहीं जानता था। ड्यूक की टीचिंग्स को फॉलो करना एक ब्राइट फ्यूचर दिखाता है। जैक ने अपने फादर की बात को काटकर कहा कि उसका गोल कॉन्टिनेंट का सबसे स्ट्रॉन्ग आदमी बनना है। ऐसे अजीब गोल ने आर्थर की आंखों में शार्पनेस भर दी। जैक ने यह भी कहा कि वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनेगा ताकि वो बिल्कुल आजाद जिंदगी जी सके। ये उसका गोल है और वो उस तक पहुंचने के लिए कुछ भी करेगा। उसने अपने फादर के चेहरे को देखा, लेकिन समझ नहीं पाया कि पेट्रियार्क क्या महसूस कर रहा है। आर्थर ने जानबूझकर अपनी ऑरा और ब्लड लस्ट लीक की। अगर उसका सबसे छोटा बेटा सबसे स्ट्रॉन्ग बनना चाहता है, तो इसका मतलब है कि वो अपने फादर को भी सरपास करने का इरादा रखता है। जैक को एहसास हुआ कि उसने शायद गलती कर दी। वो भावनाओं में बह गया था कि ऐसे सेंटिमेंटल बातें कर गया। उसे गूसबम्प्स आ गए। कमरे में एस्ट्रल सोर्ड की प्रेजेंस घूम रही थी। कहते हैं कि ये यूजर को एक एरिया में हर लिविंग बीइंग पर पावर देती है। यही वो पिनेकल ऑफ ऑरा यूजेज है जो सिर्फ फुल ऑन ब्लैक नाइट्स ही हासिल कर सकते हैं। आर्थर ने अपने सबसे छोटे बेटे की तरफ देखा। उसकी आंखों में थोड़ी खुशी दिखाई दी। जैक ने अपनी जगह पर खड़े रहने का डिसाइड किया और अपने गोल पर डटा रहा। उसने माना कि वो अपने पावरफुल फादर को भी सरपास करने का प्लान रखता है, जबकि वो एस्ट्रल सोर्ड। इस वीडियो में पार्ट 2 है। अगर पार्ट 1 नहीं देखा तो पहले वो देख लो। और हाँ, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना मत भूलना। झीक जानता है कि ड्यूक को उसमें इंटरेस्ट है, लेकिन उसे फर्क नहीं पड़ता। वह छोटी मोटी टेक्निक्स सीखने के लिए उसका डिसाइपल नहीं बनेगा। ज़ीक पावर के लिए इतना ग्रीडी है कि वह उस आदमी का सीक्रेट मूव सीखना चाहता है। ज़ीक मुस्कुराता है और डिसाइड करता है कि अपनी इंटरेस्ट और ग्रीड के लिए वह उसका डिसाइपल बनेगा। मैजिक एकेडमी में प्रोफेसर फैंटम हिचकिचाते हुए क्लास शुरू करते हैं और पूछते हैं कि क्या किसी का कोई सवाल है। पूरी क्लास बोर होकर सो जाती है, जो प्रोफेसर के लिए डिमोटिवेटिंग है, लेकिन प्रोफेसर अपना लेक्चर चलाते रहते हैं। तभी प्रोटैगोनिस्ट हाथ उठाता है और माना एनर्जी ट्रांसफर लॉ के बारे में सवाल करता है, जो प्रोफेसर ने अभी बताया था। फैंटम बहुत खुश होता है और अलग तरह से बर्ताव करने लगता है, क्योंकि यह पहली बार है कि किसी ने सवाल किया। प्रोफेसर अपना टाइम लेकर सब कुछ एक्सप्लेन करते हैं। क्लास खत्म होने के बाद स्टूडेंट्स सोचते हैं कि उन्हें मैजिक थ्योरी क्यों पढ़ाया जा रहा है, जबकि सारे स्टूडेंट्स इस क्लास में सोते रहते हैं। लेकिन ज़ीक ऐसा नहीं सोचता, क्योंकि वह सब कुछ आसानी से समझ गया था। ज़ीक मानता है कि प्रोफेसर फैंटम एक काबिल आदमी है। फैंटम उसे रोककर अपनी फीलिंग्स बताता है। वह खुश है कि उसे एक पैशनेट स्टूडेंट को कुछ एक्सप्लेन करने का मौका मिला, इसलिए वह ज़ीक को ऑफर देता है कि वह बिना किसी हिचकिचाहट के कभी भी आकर सवाल कर सकता है, अगर उसे कोई कॉन्सेप्ट समझ नहीं आता या वह क्यूरियस हो। फैंटम बताता है कि वह अभी भी डेलोआ मैजिक यूनिवर्सिटी का मेंबर है, इसलिए उसके पास बहुत सारी इन्फॉर्मेशन का एक्सेस है। यह बात ज़ीक को सरप्राइज कर देती है, क्योंकि उसने सोचा नहीं था कि यह प्रोफेसर डेलोआ के मैजिक यूनिवर्सिटी से जुड़ा हुआ है, वह नेशन जो मैजिक का जन्मस्थल माना जाता है। ज़ीक फैंटम का ऑफर एक्सेप्ट कर लेता है, क्योंकि एक काबिल मेज को साथ रखने में उसी का फायदा है। ज़ीक मानता है कि जो मेजर्स मैथ में अच्छे होते हैं, वे आमतौर पर ग्रेट थिंकर्स भी होते हैं। किसी स्टफी नाइट के बजाय एक ऐसे आदमी को साथी बनाना बेहतर है। वह उम्मीद करता है कि यह प्रोफेसर फ्यूचर में बहुत काम आएगा। जब ज़ीक एकेडमी से बाहर निकलता है तो उसे डेक्स्टर दिखाई देता है। ज़ीक को समझ आ जाती है कि डेक्स्टर एक हफ्ते में ही सब्र खोने लगा है। डेक्स्टर पूछता है कि क्या उसकी क्लास खत्म हो गई है, और ज़ीक के कुछ कहने से पहले ही वह उसे टोककर पूछने लगता है कि वह ग्रीन हाउस में क्यों नहीं गया। डेक्स्टर को उम्मीद थी कि ज़ीक को हिंट मिल जाएगा जब उसने कहा था कि वह उसे कुछ काम का सिखाएगा, लेकिन ज़ीक अपनी बात दोहराता है और उसे बताता है कि उसे इंटरेस्ट नहीं है। डेक्स्टर गुस्सा हो जाता है और बच्चों की तरह बर्ताव करने लगता है। ज़ीक एक्सप्लेन करता है कि उसे पता है कि डेक्स्टर कोई आम आदमी नहीं है, लेकिन ज़ीक अभी अपनी ट्रेनिंग में बिजी है, इसलिए डेक्स्टर के लिए समय निकालना ज़ीक के लिए मुश्किल होगा। डेक्स्टर ऐसा दिखाता है कि वह ज़ीक की बात समझ गया है, लेकिन फिर एक पल में ही वह ज़ीक के पीछे आ जाता है। ज़ीक को रिएक्ट करने का मौका भी नहीं मिलता और आसानी से गेल नाइट के हाथों बेहोश हो जाता है। कुछ देर बाद ज़ीक को होश आता है और उसे अभी भी यकीन नहीं होता कि उसे इतनी आसानी से बेहोश कर दिया गया। वह सोचता है कि डेक्स्टर पूरे एक हफ्ते के इंतजार के बाद तंग आ चुका होगा। ज़ीक देखता है कि वह वेस्टर्न ग्रीन हाउस में है। डेक्स्टर ज़ीक से पूछता है, क्या तुम उठ गए? ज़ीक कहता है, यह तो सीधी सीधी किडनैपिंग है, लेकिन यह केयरलेस आदमी यह बात जानता है और घमंडी आवाज में बताता है कि उसे ज़ीक में इंटरेस्ट है। ज़ीक सोचता है कि डेक्स्टर में संबर की कमी है, लेकिन फिर वह अपनी स्विफ्ट स्टेप्स स्किल यूज करके भागने की कोशिश करता है। वह सोचता है कि यही मौका है, लेकिन डेक्स्टर उसके सामने आ जाता है, जिससे ज़ीक हैरान रह जाता है। ज़ीक एक और बार भागने की कोशिश करता है, लेकिन बुरी तरह से नाकाम हो जाता है, क्योंकि डेक्स्टर ने उसे पकड़ लिया था। ज़ीक ये कहता है कि वह छोटा बच्चा नहीं है, इसलिए वह डेक्स्टर को तंग करते हुए पूछता है कि उसे ज़ीक में इतना इंटरेस्ट क्यों है। डेक्स्टर उसे उसकी इनसेन हीलिंग पावर के बारे में याद दिलाता है। ज़ीक मुस्कुराता है और आखिरकार समझ जाता है कि क्या वजह है। वह डेक्स्टर को चैलेंज करता है कि अगर वह उससे जवाब निकलवा सकता है तो निकालवा ले। तभी डेक्स्टर अचानक गायब हो जाता है। ज़ीक सोचता है कि वह क्या कर रहा है, और अचानक ही एक सोर्ड उसके पीछे से आकर लगभग उसे हिट करने वाली होती है, लेकिन वह उसे पकड़ लेता है और सोचता है कि डेक्स्टर क्या करना चाहता है। ज़ीक एक फाइटिंग स्टांस लेता है और डेक्स्टर से इस सब का मतलब पूछता है। तभी यह मिस्टीरियस आदमी सामने आता है और ज़ीक को याद दिलाता है कि ज़ीक उसे पहले चैलेंज कर रहा था, लेकिन यह बोरिंग लग रहा है, इसलिए वह कहता है कि एक शर्त लगाते हैं। डेक्स्टर एक चैलेंज करता है कि अगर वह उसके कपड़ों का एक टुकड़ा भी काट सके तो वह उसकी बात मान लेगा।
लेकिन एक डरावने एक्सप्रेशन के साथ कहता है कि अगर जीक चैलेंज हार जाता है तो जीक को अपनी हर स्किल दिखानी होगी जो उसने छुपा रखी है। 3 घंटे के कंटिन्यूअस फाइटिंग के बाद डेक्स्टर सोचता है यह लड़का क्या चीज़ है। उसे पता चलता है कि जीक के पास न केवल इंसेन स्टैमिना और एंड्योरेंस है बल्कि उसके पास न खत्म होने वाली हीलिंग पावर है जो उसे अनस्टॉपेबल बनाती है। प्रोटैगनिस्ट दोबारा उठ खड़ा होता है और एक सेकंड भी वेस्ट किए बिना अपने हीलिंग स्किल्स और इन्फिनिट स्टैमिना एक्टिवेट कर लेता है जो उसे पूरे दिन फाइट करने की ताकत देती है। लेकिन वह मानता है कि इस फाइट में ऐसी स्किल्स भी उसे विक्ट्री दिलाने में मदद नहीं कर सकती। तभी जीक को अपने माइट ऑफ द ड्रैगन स्किल की याद आती है जो उसे थोड़ा ज्यादा डेंजरस लगता था, इसलिए उसने कभी यह स्किल यूज नहीं किया। जीक को लगता है कि एक ब्लैक नाइट के आगे ऐसी स्किल यूज करना ठीक होगा। तुरंत उसका ऑरा चेंज हो जाता है और वह दोबारा अटैक करने के लिए तैयार होता है। डेक्स्टर उसकी कोल्ड आइज को देखकर एक्साइटेड हो जाता है क्योंकि उसे लगता है कि एक फाइटर को इसी तरह लड़ना चाहिए। हमारा हीरो एक पर्पल ऑरा इमिट करना शुरू करता है और अपने स्विफ्ट स्टेप्स एक्टिवेट करके आगे बढ़ता है ताकि वह अटैक कर सके। डेक्स्टर उसके पुराने अटैक्स को देखकर समझ जाता है कि जीक पहले से ज्यादा फास्ट है, लेकिन वह जीक को याद दिलाता है कि वह उसके पास्ट के कुछ ओपोनेंट्स के कंपैरिजन में कुछ भी नहीं है। लेकिन वह प्रोटैगनिस्ट की आंखों में एक आग देखता है जो पागलपन से कम नहीं है। डेक्स्टर इसे देखकर इंप्रेस हो जाता है और थोड़ी सी ऑरा यूज करने का डिसाइड करता है, लेकिन अचानक ही हमारा लड़का माइट ऑफ द ड्रैगन एक्टिवेट करता है जिसे देखकर डेक्स्टर चौंक जाता है। डेक्स्टर उसकी सोर्ड तोड़कर उसे पीछे धकेल देता है, लेकिन वह कंफ्यूज्ड है और सोचता है कि अब क्या हुआ। वह अपने आसपास की डस्ट का यूज करके खुद को छुपा रखता है और सोचता है कि क्या जीक ने कोई टेक्निक यूज की जो उसकी आंखें देख नहीं पाई। उसे लगता है कि जीक इतने धुएं में उसे ढूंढ नहीं पाएगा, लेकिन जीक ड्रैगन आइज का यूज करके उसे ढूंढ लेता है और पीछे से अटैक करने की कोशिश करता है। वह आखिरकार एक अटैक लैंड करने में कामयाब हो जाता है, लेकिन ब्लैक नाइट इंस्टेंटली गायब हो जाता है जिससे जीक शॉक रह जाता है। जीक मानता है कि यह ड्यूक का सीक्रेट टेक्निक है जो उसे तेजी से मूव करने में मदद करता है जिससे एक मिट्टी का धुआं उड़ता है। वह आखिरकार समझ जाता है कि डेक्स्टर को गेल नाइट क्यों कहा जाता है, लेकिन जब वह सोच में डूबा हुआ है तभी यह आदमी उसके पीछे आकर इसे ड्रॉ कहता है और प्रोटैगनिस्ट को बुरी तरह से हराकर फाइट खत्म कर देता है। सिस्टम दिखाता है कि फटीग लिमिट से बाहर हो चुकी है क्योंकि उसने अपने स्किल्स का बहुत ज्यादा यूज किया है, इसलिए वह न चाहते हुए भी बेहोश होने लगता है। जीक की आंखें बंद होने लगती हैं। वह उठने की कोशिश करता है लेकिन कुछ कर नहीं पाता। कुछ घंटों बाद जब उसे होश आता है तो वह अपने रूम में होता है। हमारा हीरो सोचता है कि शायद ड्यूक ही उसे यहाँ लाया है। वह अपनी हार पर अफसोस करता है, लेकिन उसे पता है कि वह अपनी इस वीक बॉडी के साथ गेल नाइट से नहीं जीत सकता। अपनी पूरी स्ट्रेंथ लगाने के बाद भी वह हार गया। जीक को याद आता है कि उसने एक ही तरह का अटैक किया जिससे डेक्स्टर को लगा कि वह और कोई स्किल नहीं जानता। फिर जब उसे एक मौका मिला उसने माइट ऑफ द ड्रैगन और ड्रैगन आइज का यूज करके अटैक किया, लेकिन फिर भी इतना काफी नहीं था। जीक जानता है कि डेक्स्टर ने जो स्किल एंड में यूज की वह उसका सीक्रेट मूव था। जीक को अफसोस है कि वह सिर्फ ड्रैकोनियन स्किल्स के ओवरयूज की वजह से बेहोश हो गया था, लेकिन वह खुश है कि वह उस आदमी का सीक्रेट मूव देख पाया। डेक्स्टर ने अपनी स्ट्रॉन्ग बॉडी के साथ जो स्पीड दिखाई वही मूव है जिसने आंड्रे को इतना हाई रैंक अचीव करने में मदद की, जबकि आंड्रे का स्टैमिना बहुत कम है। जीके को अफसोस है कि उसे यह स्किल सीखने का मौका नहीं मिला, लेकिन वह फिर भी कुछ हद तक खुश है। जीक को लगता है कि माइट ऑफ द ड्रैगन जो एक ब्लैक नाइट को भी हिचकिचाने पर मजबूर कर सकती है, वह किसी भी छोटे मोटे एनिमी को आसानी से हरा देगी। जीक को सिस्टम से एक मैसेज मिलता है। चेक करने के बाद उसे पता चलता है कि उसका स्विफ्ट स्टेप्स लेवल अप हो गया है, उसका सोल डेवलप हुआ है और साथ ही उसके सिस्टम फंक्शंस भी अवेलेबल हैं जो वह अब कार्मा पॉइंट्स यूज करके अनलॉक कर सकता है। वह सरप्राइज्ड हो जाता है और देखता है कि उसके पास मिनी मैप, इन्वेंट्री और क्वेस्ट बुक अनलॉक करने के ऑप्शंस हैं जो वह कार्मा पॉइंट से अनलॉक कर सकता है। इतनी सारी चीजें देखकर जीक सोचता है कि उसे क्या लेना चाहिए। वह पहले इन्वेंट्री खरीदता है। सिस्टम उसे समझाता है कि वह आइटम्स को स्टोर कर सकता है और जब चाहे बाहर निकाल सकता है। प्रोटैगनिस्ट अपनी सोर्ड को स्टोर करने के लिए सिलेक्ट करता है। सोर्ड उसके हाथ में होती है और तब अचानक गायब होकर इन्वेंट्री विंडो में दिखाई देने लगती है। जीक अब सिस्टम के इंस्ट्रक्शंस को समझ गया है और अपनी सोर्ड को बाहर निकालने का डिसाइड करता है और तब उसकी सोर्ड उसके हाथ में आ जाती है। उसे याद आता है कि अपनी पास्ट लाइफ में वह एक आर्टिफैक्ट स्टोर करने के लिए इतना परेशान था। उसे पता चलता है कि वह कर्मा पॉइंट्स यूज करके स्टोरेज का लेवल इजीली इंक्रीज कर सकता है जिससे वह और भी चीजें स्टोर कर पाएगा और यह सिंपल स्टोरेज फंक्शन एक लो रैंक एडमिनिस्ट्रेटर स्किल है। प्रोटैगनिस्ट सरप्राइज्ड हो जाता है और सोचता है कि वह क्या क्या स्किल्स खरीद पाएगा जब वह लो रैंक से हाई रैंक एडमिनिस्ट्रेटर फंक्शन तक पहुंच जाएगा। वह समझ गया है कि कार्मा पॉइंट्स बहुत ही कीमती हैं, इसलिए बिना सोचे समझे उन्हें यूज करना बेवकूफ़ी होगी। वह अपने प्लान्स में कुछ चेंजेस करने का डिसाइड करता है, लेकिन जब वह सोच रहा होता है तभी डेकर वहां आ जाता है और अंदर आने की परमिशन मांगता है। जीक थोड़ा सरप्राइज्ड होता है, लेकिन उसे अंदर आने की इजाजत दे देता है। बटलर बताता है कि उसके पास जीक के लिए एक मैसेज है। वह कहता है कि अगर वह यह बताए कि यह मैसेज गार्डन कीपर डेक्स्टर की तरफ से है तो जीक समझ जाएगा। हमारा हीरो मुस्कुराता है और उसे समझ आ जाती है कि उसकी मेहनत बेकार नहीं गई। इन्विटेशन में डेक्स्टर ने लिखा है कि वह जब भी रेडी हो चैलेंज करने के लिए आ सकता है। जीक को याद आता है कि डेक्स्टर ने उसे बेहोश करने से पहले कहा था कि यह मैच ड्रॉ है। इस पर कर जीक एक्साइटेड हो जाता है क्योंकि उसके पास अभी भी डेक्स्टर से जीतने का एक और मौका है। बटलर एक और चीज शेयर करता है कि उसने वह ब्लैकस्मिथ ढूंढ लिया है जिसको जीक ने ढूंढने का कहा था। जीक अपॉइंटमेंट के बारे में पूछता है, लेकिन बटलर ऑकवर्डली बताता है कि सब प्लान के हिसाब से नहीं हुआ क्योंकि ब्लैकस्मिथ ने अपॉइंटमेंट देने से मना कर दिया। जीक शॉक्ड हो जाता है जब उसे पता चलता है कि ब्लैकस्मिथ ने अब वेपन्स फॉर्ज करना बंद कर दिया है। अगले दिन जीक उस ब्लैकस्मिथ शॉप पर पहुंचता है जो उसने अपनी पास्ट लाइफ में विजिट की थी। वह शॉप का नाम देखकर थोड़ा मुस्कुराता है और अंदर जाता है। वह पूछता है कि क्या कोई अंदर है। अपनी पास्ट लाइफ में प्रोटैगनिस्ट को याद आता है कि उसने रेडियंस ऑफ ग्रेहम नाम की सोर्ड यूज की थी। वह एक रियल मास्टरपीस थी जिसे गैलियन ने फोर्ज किया था।
गैलियन ने इसे एक पेमेंट के तौर पर दिया था क्योंकि जीक ने उसकी लाइफ बचाई थी। जीक मानता है कि गैलियन को ब्लैकस्मिथ ऑफ द सोल का ग्रैंड टाइटल मिलना चाहिए क्योंकि रूमर्स हैं कि वह वेपन फोर्ज करने से पहले अपने क्लाइंट्स की सोल्स को पढ़कर बता सकता है कि उन्हें कैसी सोर्ड चाहिए। जीक को याद है कि उसकी पास्ट लाइफ में गैलियन ने उसे निराश नहीं किया और एक ऐसी सोर्ड बनाई थी जिसकी एबिलिटी की उसे सबसे ज्यादा जरूरत थी। वह सोर्ड ईथर की जगह ऑरा इस्तेमाल कर सकती थी। गैलियन एक टाइम पर पूरे कॉन्टिनेंट का ग्रेटेस्ट ब्लैकस्मिथ था, लेकिन जीक उसे ऐसे नशे में देखकर निराश हो जाता है। गैलियन लड़के को देखता है और उसे भगाने को कहता है, यह कहते हुए कि यह शॉप बच्चों के लिए नहीं है। जीक जानता है कि इस आदमी का एटीट्यूड हमेशा से ही खराब था, लेकिन पास्ट लाइफ में जब वह जीक को मिला था तो उसकी इतनी बुरी हालत नहीं थी। बिना हिचकिचाहट के जीक उस आदमी पर एक बाल्टी पानी फेंक देता है। वह गंभीर मुस्कान देता है और पूछता है कि क्या वह आखिरकार उठ गया है। गैलियन अपनी सेंसेस में आता है और जीक ड्रेकर को पहचान लेता है। वह तुरंत झुककर डिसरिस्पेक्ट के लिए माफी मांगता है। वह डर से कांपने लगता है और एक बार फिर माफी मांगता है। वह कहता है कि एक बेकार ब्लैकस्मिथ होने के नाते उसे लगता है कि वह किसी के लिए कुछ अच्छा नहीं बना सकता क्योंकि वह अपने लिए वह चीज़ नहीं बना पा रहा जो उसे चाहिए, इसलिए उसने ऑर्डर लेना बंद कर दिया है। जीक थोड़ा सरप्राइज्ड होता है इसे देखकर कि एक फ्यूचर का फेमस ब्लैकस्मिथ मुश्किल समय से गुजर रहा है। उसे याद आता है कि जब वह गैलियन से पहली बार मिला था उस समय वह एक काबिल ब्लैकस्मिथ था। उसने कभी अपनी लाइफ के बारे में कुछ ज्यादा शेयर नहीं किया, शायद क्योंकि वह अपनी फेलियर्स के बारे में बात करना पसंद नहीं करता था। लेकिन जीक के पास वेट करने का टाइम नहीं है। गैलियन अपने टफ लाइफ की वजह से पागल हो रहा होता है, लेकिन जीक उसे होश में आने को कहता है। इनसिक्योर आदमी अपने डिसरिस्पेक्टफुल बर्ताव के लिए माफी मांगता है, लेकिन जीक को इन चीजों से फर्क नहीं पड़ता और वह वेपन्स देखने की डिमांड करता है। गैलियन सही तरह से वेपन बनाने में फेल हो रहा है। जब ब्लैकस्मिथ उसे पीछे ले जाता है, प्रोटैगनिस्ट को समझ आ जाती है कि अब उसे ही इस आदमी को सही रास्ता दिखाना होगा। जब वह बैकयार्ड में पहुंचते हैं, गैलियन इस गंदगी के लिए माफी मांगता है, लेकिन जीक कहता है कि टेंशन लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि यह सब कूल लग रहा है। गैलियन उसका शुक्रिया अदा करता है। जीक अपना इंस्पेक्शन शुरू करता है और सोर्ड्स को देखने लगता है। गैलियन उसे वार्न करता है कि केयरफुल रहे क्योंकि सभी सोर्ड्स अभी भी शार्प हैं। हमारा हीरो चेक करते हुए यह समझ जाता है कि ये सोर्ड्स फेलियर्स नहीं है, बल्कि ये वेपन्स अभी भी वही क्वालिटी रखते हैं जो गैलियन ने फॉर्ज की थी जब वह पूरे कॉन्टिनेंट का बेस्ट ब्लैकस्मिथ था। जीक की ड्रैगन आइज यूज सब कुछ देखने में मदद करती है। वह कुछ नोटिस करता है और गैलियन से पूछता है कि क्या उसके फर्नेस में कोई इश्यू है। गैलियन शॉक्ड हो जाता है कि जीक कैसे जानता है, लेकिन जीक उसे सिर्फ जवाब देने को कहता है। वह यह भी पॉइंट आउट करता है कि गैलियन अपने एक अलग ही मेथड से स्मेल्टिंग करता है। जीक देख पाता है कि गैलियन मल्टीपल मेटल्स को मिक्स करके एक लाइटर लेकिन स्ट्रॉन्गर मटेरियल बनाता है, लेकिन जीक आसानी से उसकी एक फेल्ड सोर्ड को तोड़ देता है क्योंकि इस सोर्ड की ड्यूरेबिलिटी बेकार है। जीक एक्सप्लेन करता है कि ऐसे केस में असली इशू यह है कि इंप्यूरिटीज को फोर्ज करते समय सही से नहीं निकाला गया। गैलियन शॉक्ड रह जाता है इसे देखकर कि जीक ने न केवल उसके फॉर्जिंग मेथड को आसानी से समझ लिया, बल्कि सभी प्रॉब्लम्स को बिना किसी मेहनत के पॉइंट आउट कर दिया। गैलियन को एक आइडिया आता है और वह जीक को बुलाता है। वह कहता है कि शायद यह थोड़ा अजीब लगे, लेकिन वह एक रिक्वेस्ट करना चाहता है। शॉप के अंदर जीक पूछता है कि वह क्या कर रहा है। ब्लैकस्मिथ उसे एक ब्लूप्रिंट दिखाता है और बिना किसी हिचकिचाहट के सभी सीक्रेट्स रिवील कर देता है। जीक को याद आता है कि यह वही ब्लूप्रिंट है जो उसने अपनी पास्ट लाइफ में देखा था, ब्लूप्रिंट ऑफ द मैजिक फर्नेस। पास्ट लाइफ में गैलियन अपने सीक्रेट्स को उस आदमी से छुपाना नहीं चाहता था जिसने उसकी लाइफ बचाई थी, इसलिए उसने जीक को ब्लूप्रिंट दिखा दिया था। इस बार भी वह वही करता है। जीक मानता है कि इस मेल्टिंग मेथड से सब कुछ आसानी से हो जाएगा। गैलियन ने एक्सपेक्ट किया था कि जीक इस ब्लूप्रिंट को पहचान लेगा, लेकिन जीक सोचता है कि वह इस पर काम क्यों नहीं कर रहा जबकि उसके पास ब्लूप्रिंट है। गैलियन एक्सप्लेन करता है कि अभी भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट मिसिंग है जिसको लाने के लिए उसे 10,000 गोल्ड कॉइंस